हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस 3। इससे पहले हम 4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने इस साल जो आपका नीट 2024 का पेपर कंडक्ट हुआ है उसकी आंसर की को डिस्कस किया है। अब ये हमारी 5th वीडियो होने वाली है और इसी के साथ हमारा जूलॉजी का पूरा जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। देखो, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ये बात देखो बिल्कुल सही है। आप ब्रेन जब पढ़ते हो तो आप एक इस तरीके का बीच में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो या आपने देखा होगा, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे यू हैव योर ब्रेन समथिंग लाइक दिस। अभी ड्राइंग के ऊपर मत जाना ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारी इधर को ब्रेन स्टेम आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास सेरिबेलम है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पूरा आपका ये ब्रेन है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, और ये बीच में नर्व ट्रैक्ट का एक फाइबर है, ठीक है, फाइबर नहीं बोलोगे, एक नर्व ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉर्पस कैलोसम। और यही जो आपके राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसको कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट तो ये बात तो सही हो गई। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पॉन्स एंड सेरिबेलम। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जो आपकी बच्चे ब्रेन स्टेम है वो बनी होती है सिर्फ और सिर्फ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स से, सेरिबेलम नहीं आता उसके अंदर। दिस सेरिबेलम स्ट्रक्चर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पर हमारे पास देखो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर आएगा 3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये तो काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड, हीमोजोइन, वाइडल टेस्ट, एलर्जी। देखो जो कॉमन कोल्ड है आपका ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस विच इज़ नेम्ड एज राइनो वायरस। ठीक है, हीमोजोइन आपका रिलीज होता है व्हेन यू हैव एन इन्फेक्शन फ्रॉम प्लाज्मोडियम। ठीक है, वाइडल टेस्ट क्या है आपका, वाइडल टेस्ट यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट टाइफॉइड। और एलर्जी किसकी वजह से हो सकती है, डस्ट माइट्स के थ्रू। सो लेट्स चेक ए का 3, हियर वी हैव 1 ऑप्शन। ये क्वेश्चन वैसे मैं पहले वीडियोस में भी कर चुकी हूँ डिस्कस, बट इट्स फाइन। सो इसका यहाँ पे सही आंसर 3 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सोपिथैलेमिक गॉइटर ये किस वजह से होता है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस, नो, ये तो इसका यहाँ पे ये केस नहीं है इसका। और क्या बोला है, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, थर्ड हाइपर सिक्रीशन करेक्ट। जो गॉइटर है आपका वो होता है व्हेन देयर इज़ एन हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और आपका एक सिम्टम क्या देखने को मिलेगा कि जो आई बॉल्स हैं वो बाहर को प्रोट्रूड कर रही होंगी। ठीक है, सो ए का 3। ठीक है, देन एक्रोमेगैली क्या है, एक्रोमेगैली है जब आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है एंड देयर इज़ एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, कशिंग सिंड्रोम क्या है, कशिंग सिंड्रोम तब होता है जब आपका कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, मून फेस आपको नज़र आने लगेगा। ठीक है, एंड इट विल शो हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन। क्रेटिनिज्म फिर हमारा क्या है, क्रेटिनिज्म तब होता है जब थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करेगा एंड यू विल हैव अ स्टंटेड ग्रोथ। सो वी हैव A3, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल कर दो, A3, B4, C1 एंड D2। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग दी जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, वन इज़ योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड अदर वन इज़ योर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो आपको मिलेगा जैसे ये कॉर्टेक्स है और यहाँ से आपका मेड्यूला शुरू हो जाता है सारा। ठीक है, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ, तो यहीं पर आपको इस तरीके से कॉर्टेक्स में ही आपका नेफ्रॉन मिलेगा और उसका लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा यहाँ तक जाता है एंड कलेक्टिंग डक्ट भी आपको यहीं पे मिलती है। जेजी की बात, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की बात करोगे तो इसका देखो आपका जो रीनल कॉर्पस्कल है वो तो यहाँ बाहर को मिल जाएगी
और फिर फर्दर जो इसका पार्ट है वो डीप इनटू मेड्यूला जाता है आपका जो लूप ऑफ हेनले है, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन दी कॉलम्स ऑफ बर्टाइनी। ये तो गलत बात हो गई। देखो जैसे ये आपका किडनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस तरीके से रीनल पिरामिड्स हैं। तो कॉर्टेक्स का ये वाला जो हिस्सा है जो इन पिरामिड्स के बीच तक जा रहा है, इसको आप कॉलम्स ऑफ बर्टाइनी कह रहे हो। तो यहाँ थोड़ी मिल रहे हैं आपको नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स तो आपको यहाँ पे इस एरिया में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। रीनल कॉर्पस्कल जो है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की, वो आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेड्यूला मिलती है। देखो ये बात गलत है, यहाँ पे मैंने कहाँ ड्रॉ किया हुआ है, कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स बाहर वाली साइड, मेड्यूला अंदर की साइड। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये वाला जो नेफ्रॉन है ये रीनल मेड्यूला के थोड़े से आउटर पोर्शन पे मिलेगा, बट ये नहीं है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स में मिलेगा। फिर देखो क्या है, लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेड्यूला। ये बात तो सही है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका नहीं जाता मेड्यूला में डीप तक, लेकिन यहाँ पर जो इसका लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी डेप्थ तक जाता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। यहाँ क्या लिखा है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर द कॉर्टिकल। नहीं, इनकी परसेंटेज आपको मिलेगी 15 से 20%, और ये होते हैं आपके 80 to 85%। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, रिगार्डिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, आपको इनमें से इनकरेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप को सेलेक्ट करना है जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट, आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे अब इस कैटालिटिक साइकिल में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग है वो हो सके एक्टिव साइट से। ठीक है, तो जो आपका सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर सके एंजाइम की एक्टिव साइट से। दिस इज़ योर एंजाइम, दिस इज़ द एक्टिव साइट। तो यहाँ पर आकर जो आपका सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही होगा, बाइंडिंग ही होगी, तो ई हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, रिलीज ऑफ, नहीं ये भी नहीं। अब जब आपका वो बाइंड करेगा तो उसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नज़र आएगा। ठीक है, अब जब आपका ये फॉर्मेशन हो चुकी, रिएक्शन कैरी आउट हो चुकी, उसके बाद क्या होगा, जो केमिकल बॉन्ड्स बने थे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब आपका प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या करना था, सबस्ट्रेट और एंजाइम ने बाइंड होकर रिएक्शन करवाई, अब प्रोडक्ट बनना है, तो अब ये अलग अलग हो जाएंगे, इनके बीच के केमिकल बॉन्ड टूटे और इसके बाद प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया। और लास्ट में आपका जो फ्री एंजाइम है अब वो वापस से तैयार है टू बाइंड अनदर सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ई, देन वी विल हैव ए, EADCB, यहीं पे दिया हुआ है देखो आपका EADCB, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब आपको लिस्ट 1 को लिस्ट टू से मैच करना है, एपिथेलियम के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो जो आपका यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड में नहीं मिलेगा, पैनक्रियाज में भी नहीं, इट विल बी फाउंड इन दी गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ग्लैंड्यूलर है तो कुछ सिक्रीशन आपका दे रहा है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा, कंपाउंड एपिथेलियम आपको मिलेगा इन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, फिर मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, मल्टी सेल्यूलर आपको याद होना चाहिए, इट इज़ फाउंड इन दी सलाइवरी ग्लैंड्स। और बचा क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्यूलर, तो पैनक्रियाज का सबसे पहले एंडोक्राइन ही मैच कर लो आप, है ना, तो ये तो सबसे इजी है, डी का सेकंड अगर आप मैच करते हो तो यहाँ पे देखो आपके ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। आपको पता है ना, पैनक्रिया बोथ वर्क एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, है ना। तो अब बाकी हमारा देखो क्या बचा, ए का वी हैव द आंसर 3, बी का 4, C1 एंड D2। ए का 3 यहाँ पे तो है ही नहीं, A3, B4, C1, D2। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है आपके। अब आपको एरर दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है कि कहाँ पे किसका आपको प्रेजेंस देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
मीज़ोज़ोइक एरा में आपको क्या मिलता है? मीज़ोज़ोइक एरा में आपको, एक सेकेंड, मीज़ोज़ोइक एरा में आपको मिलते हैं बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं, है ना, और क्या मिलते हैं? रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इसके बाद जो प्रोटीरोज़ोइक एरिया है आपका, वो यहाँ पर आपको उसमें देखने को मिलेगा इनवर्टिब्रेट्स, है ना, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी, इधर प्रोटीरोज़ोइक में। सीनोज़ोइक में तो आपको बच्चे मैमल्स देखने को मिल गया सीनोज़ोइक में, ठीक है, जहाँ पर अभी हम हैं। और पैलियोज़ोइक एरा में आपको क्या देखने को मिलेगा? फिशेज़ एंड एम्फीबिया। तो चेक कर लो। देखो आपको सबसे बेसिक अब यहाँ पे भी याद रखो तो सीनोज़ोइक और मैमल्स याद रख लेते, है ना। तो सी का 4 अगर आप देखते तो यहाँ पे देखो आपके ये 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते। अब आपके यहाँ पर ये 2 बचे। तो मीज़ोज़ोइक एरा में आपको क्या देखने को मिलते हैं? बर्ड रेप्टाइल, ए का 3। तो ये भी गलत हो गया, ये हमारे पास सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेकेंड, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये बात तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको आउटर और इनर दिखती है, इनर में कॉन्वोल्यूशंस दिखते हैं, है ना, और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कम्पेयर्ड टू क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ये गलत है आपकी स्टेटमेंट। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ऐसा नहीं है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंपैरेटिवली लेस परमिएबल है क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन से, ठीक है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देख लोगे तो ये बात सही होती कि आप बोलते आउटर और इनर, तब ये बात ठीक थी। बट 2 ऑर्गेनेलीज को कंपेयर करके देखोगे तो ये बात सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो आपका ईसीजी के ऊपर आ गया है। इसमें अगर हम ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये आ गई पी वेव, इधर क्या आ गई, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये है हमारे पास पी वेव और इधर क्यू आर एस, देन वी हैव टी वेव, है ना, पी क्यू आर एस एंड टी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी वेव आपका क्या शो कर रहा है। देखो सबसे पहले जो पी वेव है आपकी, ये शो करता है कि जो आपके एट्रिया हैं वो डीपोलराइजेशन शो कर रहे हैं। बी वेव किसकी, ये जो क्यू आर एस है ये किसका शो करता है? आपका वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, ठीक है। और टी वेव क्या बताता है? अब आपका देखो दोनों का डीपोलराइजेशन डिपिक्ट कर दिया, ये क्या बता रहा है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो देखो पी का हमारा क्या आएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस जो है बच्चे दैट विल शो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रीपोलराइजेशन कौन दिखा देगा? टी वेव। और टी पी के बीच का जो गैप है वो ये दिखाता है दैट हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो चेक कर लो, ए का 3 एक ही ऑप्शन है। अगर आपको एक भी याद है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको सही वाली बतानी है। देखो बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पर सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये बात तो सही है, बोन मैरो से ही आपके जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो भी हैं आपके वो प्रोड्यूस होते हैं, है ना। उसके बाद कुछ की मैचुरेशन अलग जगह भी हो सकती है, ठीक है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये बात भी सही है। तो ये दोनों ही, थाइमस भी आपका एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, बोन मैरो भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट। किस लिए? ताकि जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो डेवलप और मैच्योर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा इसका डायग्राम यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाया है, मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे इसका आपकी एक पिक्चर शो की हुई थी क्वेश्चन में, जिसमें GnRH और यहाँ पर लिखा था A, देन LH आपका इधर B, एंड देन एंड्रोजन्स, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। यहाँ पर A के बाद C, C के बाद फैक्टर्स एंड फैक्टर्स के बाद D।
ठीक है। तो अब आपको इसमें बस ABCD फाइंड आउट करना है, विच इज़ वेरी इजी। देखो सबसे पहले अब आपको पता है गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो कौन से होते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। तो देखो दो ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल हो गए, ठीक है। FSH और FSH के अब आपके पास ये ऑप्शन रह गए। इसके बाद जब आप B को देखोगे तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहाँ काम कर रहा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपका लिडिग सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ से फिर एंड्रोजन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और C की बात करोगे तो A के बाद जो आपका जैसे FSH है वो किसके ऊपर काम कर रहा है, सर्टोली सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। और फाइनली जो आपका D यहाँ पे दिया हुआ है क्या करवाएगा ये, इट विल हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट सही आएगा। आपको यही आइडेंटिफाई करना था कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा इजी है। देखो एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ब्लड प्रेशर नहीं ब्लड ग्रुप आएगा यहाँ पे। ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज़ B पॉजिटिव, मदर का जो दिया हुआ है दैट इज़ A पॉजिटिव, और इनका चाइल्ड का जो है दैट इज़ O पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपको इनका जीनोटाइप बताना, तो एक बार इसको मत देखो। देखो अगर हम देखें तो फॉर द ब्लड ग्रुप की भाई चाइल्ड का आपका O आए तो आप एक जीन रिप्रेजेंट करता है ना इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को, विच इज़ I। तो IA एंड IA, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, है ना। और अगर IA और स्मॉल I है स्टिल द ब्लड ग्रुप विल बी A। लेकिन अगर दो स्मॉल I है तब आपका ब्लड ग्रुप O रहता है, सेम B ब्लड ग्रुप के लिए। तो चाइल्ड के पास हमारे पास ये होना चाहिए कंडीशन, तब उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, O, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन सिर्फ इन दो में दिखाई हुई है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, IBI, ये चाइल्ड का दिया हुआ है, और IAI, और यहाँ पर IAIB। अब आप खुद बताओ ये क्या हो गया, B ब्लड ग्रुप, ये क्या हो गया, A ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर AB पॉजिटिव, है ना। तो अब हमें इन दोनों में से देखना है क्या सही है आपका। तो देखो अगर हम ऐसी कंडीशन रख दें कि जैसे B में दी हुई है, देखो IB, ये एक पेरेंट का फादर का हो गया ब्लड ग्रुप, और इसको अगर आप क्रॉस कराओगे IA और IA के साथ, तो एक बात बताओ, जितना भी आपका प्रोजनी में जो जीनोटाइप आएगा वो सारा IA एंड IB आएगा, यानी कि AB ब्लड ग्रुप। ये वाली कंडीशन तो आ ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो IBI हो, है ना, और IAI हो, है ना। तो अब जब आप इसका क्रॉस बनाओगे तो यू विल हैव दिस ब्लड ग्रुप IBI, IAI एंड दिस। तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, और एक हमारे पास ये क्या आ गया, O ब्लड ग्रुप, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, A ओनली, ये रहा, ठीक है। चलो अब हमारे जूलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो इसमें सबसे पहले आप ये जान लो अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पर SNRP क्या है। देखो SNRP आपका क्या होता है, दैट इज़ स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो ये होते हैं ये आपके बहुत छोटे न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कंबाइन होते हैं आपके प्री मैसेंजर RNA के साथ, ठीक है, और कुछ और प्रोटीन्स के साथ, और उससे बना देते हैं स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर चलो अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर्स। देखो सबसे पहले A RNA पॉलीमरेज 3, ये आपका किसको बनाने में हेल्प कर सकता है, ये आपका हेल्प करेगा इधर SNRNAs एंड ट्रांसफ़र RNA। तो यूकैरियोटिक सेल में RNA पॉल 3 जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो DNA से क्या करेगा, DNA को ट्रांसक्राइब करेगा और क्या बनवा देगा, आपके कुछ राइबोसोमल RNA, ट्रांसफ़र RNA, ठीक है। तो A पे यहाँ पे आपका आएगा 4। उसके बाद अगर आप देखोगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रो फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो A का 4, B3। अब स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स को हटाना है, ठीक है, इंट्रॉन्स को हमें रखना है, एक्सॉन्स को हटाना है। तो ये कौन परफॉर्म करता है, दिस इज़ परफॉर्म बाय अगेन स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। स्प्लाइसियोसोम्स का यही तो फंक्शन है ना आपका।
देन टाटा बॉक्स ये आपको कहाँ मिलेगा, इट इज़ अ प्रमोटर, ठीक है, वहाँ का ये आपका सीक्वेंस है। तो देख लो, ए का 4, ये लो एक में दिया हुआ है ए का 4, B3, C1, D2, इसका सही आंसर आ गया है आपका 4। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ज़ुओलॉजी का इस साल का जो नीट का पेपर कंडक्ट हुआ है उसकी आंसर की पूरी डिस्कस हो गई है। आई सून ट्राई टू अपलोड द बॉटनी आंसर लिस्ट एज वेल। सो तब तक के लिए स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट कीप रिवाइजिंग, कीप आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इन दी अपकमिंग वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, याद करते रहो। बाय बाय।